बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस जो हमारे यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड है उनकी एक्सरसाइज नंबर 5, 6 और 7 का सोल्यूशन देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो हमने प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3 की उनको स्टार्ट किया था। उसमें एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4 का सोल्यूशन मैंने आपको बताया था। आज मैं बात करूंगा एक्सरसाइज 5 की, 6 और 7 की। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात कहूंगा कि आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जांपल्स, उनकी प्रैक्टिस जरूर करें इंप्लीमेंट करके, ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे कोड लिखा जाता है और उसको फिर रन कैसे किया जाता है। आज स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5 से स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज 5 जो है उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। Write a program that takes as input the length of 3 sides of a triangle and tells whether it is a right angle triangle or not. For a right angle triangle, formula हमें given है hypotenuse square equal to base square plus height square. इसको h square is equal to b square plus h square भी हम कह सकते हैं। और आपको आइडिया है कि मैथमेटिक्स के अंदर इसको हम मसला फिसागोरस का नाम देते हैं या पाइथागोरस थ्योरम्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके थ्रू जो है हम राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करेंगे कि वो है या नहीं है, और 3 साइड्स हैं वो क्या करेंगे, हम इनपुट करवाएंगे। तो अगेन आपने प्रॉब्लम में से ये समझना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी इनपुट्स क्या होंगी, फिर कैलकुलेशन कैसे होगी और आउटपुट आपने स्क्रीन पे क्या शो करवानी है। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को कि कैसे ये सॉल्व होगा। अगेन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप पहले इस प्रोग्राम का सोल्यूशन खुद से बनाने की कोशिश करें, उसके बाद यहाँ पे जो मैं सोल्यूशन आपको दिखाऊंगा उसको देखिएगा और अपने सोल्यूशन से इसको मैच कीजिएगा और देखिएगा क्या गलती आपने की है। तो स्टूडेंट, सोल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेंशन है। इसके अंदर मैंने क्योंकि स्क्वायर रूट का एक मैंने फंक्शन यूज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने हेडर फाइल के अंदर math.h की एक हेडर फाइल ऐड कर दी है। स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखनी है, आपको पता है जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन के लिए आप हेडर फाइल्स यूज करते हैं। सो उसके बाद आपने क्या करना है, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। सबसे पहले काम ये आपका ये होता है, आपने वेरिएबल्स कौन कौन से डिक्लेयर करने हैं और किस काम के लिए डिक्लेयर करने हैं। हमने 3 साइड्स हैं तो 3 वेरिएबल्स तो आपके डिक्लेयर होंगे। बेस है तो मैंने उसको बेस ही रख दिया उसका नाम, और उसकी डाटा मैंने इंटीजर रख दी। फिर इंटीजर हाइट है और इंटीजर हाइपोटेन्यूज है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह 3 वेरिएबल्स हमने जो है वो डिक्लेयर कर दिए। देन सबसे पहले हम ये करेंगे कि एंटर द बेस ऑफ ट्राइंगल करेंगे और यूजर से बेस लेंगे उसकी। देन हाइट लेंगे ट्राइंगल की यूजर से, और उसके बाद फिर हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू यूजर से इनपुट करवाएंगे। तो 3 वैल्यूज आपने इनपुट करवा ली। अब उसके बाद आपकी इफ की कंडीशन यूज होगी। अब ये चेक होगा जो यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन है, इस फॉर्मूले की बेस पे चेकिंग होगी कि आया आपकी जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम करेंगे इफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर रूट हमने लिया बेस स्क्वायर का प्लस हाइट स्क्वायर का, तो हमने स्क्वायर रूट लिया क्योंकि हाइपोटेन्यूज के ऊपर से स्क्वायर खत्म करने के लिए अगर आप इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो दूसरी साइड भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यहाँ से स्क्वायर रूट आपका स्क्वायर के साथ खत्म हो गया और देन दूसरी साइड पे जो स्क्वायर रूट है उसका फंक्शन हम यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन के बाद अगर तो ये आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर printf द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर आपके आउटपुट स्क्रीन पे लिखा नजर आएगा ट्राइंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस तरह आप इस प्रोग्राम का सोल्यूशन लिख सकते हैं। इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं कि कैसे इसकी आउटपुट आएगी। आपसे बेस मांगा, फॉर एग्जांपल हमने अगर 4 वैल्यू दे दी और हमने हाइट पे 6 दे दी वैल्यू, तो आपके हाइपोटेन्यूज 10 दे दिया, तो लिखा है द ट्राइंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। आप फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करके इसकी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं कि ये आंसर सही है या गलत है। तो स्टूडेंट्स, हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के कई तरीके होते हैं। मैंने अपनी लॉजिक के मुताबिक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, आप अपनी लॉजिक के मुताबिक से सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन इनपुट सेम होनी चाहिए, प्रोसेसिंग सही होनी चाहिए और आउटपुट भी वही होनी चाहिए जो आपसे प्रॉब्लम में पूछी गई है। तब आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा, अदरवाइज फिर उस पर प्रॉब्लम होगी। अब स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 के अंदर हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम अवेलेबल है। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 6 क्या है, फॉलोइंग इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन एन आईटी यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 65% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। और याद रखिएगा इंटरमीडिएट में 65% मार्क्स के साथ साथ प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वाले सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आईटी यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वाले ही सिर्फ एडमिशन जो है वो ले सकते हैं, कोई और नहीं, मीन एफए वाले नहीं ले सकते, उसके अलावा प्री मेडिकल वाले नहीं ले सकते, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। एटलीस्ट 65% मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट।
राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स ऑफ मैट्रिक, इंटरमीडिएट एंड एंट्रेंस टेस्ट। अब पहली चीज कि इनपुट क्या होगी। इनपुट यहां पे मेंशन है कि ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स आपके होंगे मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में और एंट्रेंस टेस्ट में। इसका मतलब है कि मैट्रिक के लिए भी आपकी 2 इनपुट्स होंगी, इंटरमीडिएट के लिए भी 2 इनपुट्स होंगी और एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी आपकी 2 इनपुट्स होंगी। एक तो आपके टोटल मार्क्स और एक आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो ये चीज याद रखनी है। तो यहां से आप आइडिया कर सकते हैं कि आपकी इनपुट्स क्या होंगी। देन द प्रोग्राम शुड टेल वेदर द स्टूडेंट इज एलिजिबल और नॉट। और इसी की बेस पे जो ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स है, इसकी बेस पे ये कैलकुलेट होगा कि स्टूडेंट जो एलिजिबल है या नहीं है। क्राइटेरिया ऊपर मेंशन है कि एटलीस्ट 60% मार्क्स मैट्रिक में होने चाहिए, मीन ऑब्टेन्ड मार्क्स 60% होने चाहिए, 65% मार्क्स इंटरमीडिएट में होने चाहिए, मीन प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के अंदर, और 65% मार्क्स एंट्रेंस टेस्ट में होने चाहिए। तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। अगेन रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इसका सोल्यूशन खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। और कोशिश करने का मतलब ये है कि इम्प्लीमेंटेशन से पहले आप इसका एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट बनाएं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें और फिर आप इस सोल्यूशन को देखें जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे काम किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। सोल्यूशन आपको थोड़ा सा लेंथी नजर आ रहा होगा क्योंकि इसके अंदर आपके इनपुट्स ज्यादा है। सो यहाँ पे आपने जो वेरिएबल्स क्लियर करने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स मैट्रिक के, ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके इंटरमीडिएट के और एंट्रेंस टेस्ट के ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। देन टोटल मार्क्स होंगे मैट्रिक के, इंटरमीडिएट और एंट्रेंस टेस्ट के। जो वेरिएबल के नेम है वो आप डिफरेंट रख सकते हैं, लेकिन अगेन याद रखिएगा वेरिएबल नेम वो होना चाहिए जो आपको पता हो कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि आपने प्रोग्राम के अंदर जब इसको यूज़ करें तो आपको आइडिया हो कि किस चीज़ के लिए आपने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद परसेंटेज भी फाइंड कर ली, क्योंकि हमने ये चेक करना है कि 60% मार्क्स हैं या नहीं है, 65% मार्क्स हैं या नहीं है। तो उसको मैंने फ्लोट डेटा टाइप उसकी रख ली, मैट्रिक की परसेंटेज, इंटरमीडिएट की और एंट्रेंस टेस्ट की परसेंटेज। सबसे पहले हम ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ मैट्रिक लिए हमने, फिर हमने टोटल मार्क्स ऑफ मैट्रिक लिए। इसी तरह हमने इंटरमीडिएट के भी ऑब्टेन्ड मार्क्स यूजर से ले लिए और टोटल मार्क्स ले लिए, और देन हमने एंट्रेंस टेस्ट के भी जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो यूजर से ले लिए और टोटल मार्क्स भी यूजर से ले लिए। तो ये तो यूजर से जो इनपुट्स हैं वो सारी आपने ले ली। अब उसके बाद जो है वो कैलकुलेशंस होंगी, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद हम इंटरमीडिएट की परसेंटेज और देन एंट्रेंस टेस्ट की। सबसे पहले मैट्रिक की परसेंटेज, फिर इंटरमीडिएट की और फिर एंट्रेंस टेस्ट की। अब इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है वो कंडीशन के तौर पे चेक होगी कि वो 60% है या 65% है, तो तभी काम हो सकता है। सो इफ मैट्रिक परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू 60 एंड इंटरमीडिएट परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू 65 एंड एंट्रेंस टेस्ट परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू 65, तो आपका प्रिंट एफ होगा स्टूडेंट इज एलिजिबल। अदरवाइज अगर ये कंडीशन जो है वो मीट नहीं करती तो फिर आपका आंसर आ सकता है कि स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। अगेन इसकी लॉजिक आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, आप डिफरेंट तरीके से थिंक करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन इनपुट सेम होने चाहिए, इनपुट सही होनी चाहिए, प्रोसेसिंग सही होनी चाहिए और आउटपुट भी वही आनी चाहिए जो इस प्रोग्राम में मांगी गई है। सैंपल के तौर पे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद इसको रन करके देखेंगे। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल 500 का है, टोटल मार्क्स 600 हमने कह दिया, ऑब्टेन्ड मार्क्स इंटरमीडिएट हमने 600 कह दिए और टोटल मार्क्स 800 कह दिए, और एंट्रेंस टेस्ट के ऑब्टेन्ड मार्क्स हमने 80 कह दिए और टोटल मार्क्स 100 कह दिए। तो आंसर है स्टूडेंट इज एलिजिबल। अब इसकी कैलकुलेशन आप खुद करके देख सकते हैं पेपर के ऊपर कि ये स्टूडेंट एलिजिबल होता है या नहीं होता। और स्टूडेंट्स ये करके जरूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि इफ़ की कंडीशन के अंदर जो आपने लिखा है वो किस तरह कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि वो आपको पता होगा तभी आप खुद से भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हो तो आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, आप इजीली कह लेंगे ये इसी तरह होना है, लेकिन जब खुद से लिखना पड़ेगा आपको तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए उस लॉजिक को आपने अच्छी तरह समझना जरूर है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 के अंदर हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन हम कैसे फिर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 7 को देखिएगा जरा, ये जरा लेंथी प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, लेकिन इससे घबराना नहीं है कि लेंथी प्रॉब्लम है। आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और फिर अंडरस्टैंड करने के बाद इसका सोल्यूशन आपने निकालना है, और आप डेफिनेटली निकाल भी सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द बोनस ऑफ एन एम्प्लॉय कैन गेट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। बेसिकली आपने बोनस कैलकुलेट करना है, आपके जो प्रोग्राम आप बनाएंगे उसमें बोनस कैलकुलेट करना है एम्प्लॉय का। किस बेस के ऊपर? यहाँ पे कुछ कॉलम है, सैलरी का कॉलम है, एक्सपीरियंस विद कंपनी है, बोनस टास्क है और बोनस है। अगर सैलरी है एम्प्लॉय की 10,000 और एक्सपीरियंस उसके कंपनी के साथ 2 इयर्स का, और बोनस टास्क उसने जो किए वो 5 है, तो उसको बोनस मिलेगा 1500 रुपीज। ये इस तरह मेंशन किया गया। अगर 10,000 सैलरी है, 3 ईयर काम किया है, 10 बोनस टास्क है,
तो 2500 जो है वो बोनस मिलेगा। अगर 25,000 सैलरी है, 3 ईयर काम किया है और 4 बोनस टास्क किए हैं तो 2000 जो है वो बोनस मिलेगा उसको। इस तरह 75,000 के अंदर 4 ईयर काम किया है, 7 बोनस टास्क किए तो 3500 जो है वो एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा। 1 लाख की बात करें तो 5 ईयर काम किया हो, 10 बोनस टास्क हो तो 5000 जो है वो बोनस एम्प्लॉय को मिलेगा। द प्रोग्राम शुड टेक्स एज इनपुट। अब इनपुट क्या ली जाएगी, यहां से आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। सैलरी होगी, एक्सपीरियंस होगा एंड नंबर ऑफ बोनस टास्क होंगे। मीन सैलरी, एक्सपीरियंस और नंबर ऑफ बोनस टास्क, दीज आर इनपुट्स फॉर द प्रोग्राम। द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द बोनस ऑन द स्क्रीन। और उसके बाद कैलकुलेशन होगी और बोनस जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो होगा कि कितना बोनस जो है वो एम्प्लॉय को मिला है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 सैलरी है, 3 ईयर एक्सपीरियंस है, 10 बोनस टास्क है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो 2500 आपके आंसर में लिखा आपको नजर आ जाएगा। तो इस तरह आपने प्रोग्राम जो है उसका सोल्यूशन बनाना है। तो सोल्यूशन देख लें, बट अगेन रिकमेंड करूंगा पहले आप खुद से इसको इंप्लीमेंट करके देखें और कोशिश करें कि आपका प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन सही हो। अदरवाइज अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर यहाँ पे जो सोल्यूशन मैं आपको शो कर रहा हूँ उससे मैच करें और देखें क्या प्रॉब्लम आपके सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। सैलरी, एक्सपीरियंस, बोनस टास्क का और बोनस का ये हमने जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए इंटीजर टाइप के। अब प्रिंट एफ हमने कराया सबसे पहले एंटर द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय और हमने मेंशन कर दिया कि 10,000, 25,000, 75,000 और 1 लाख जो है इन्हीं वैल्यू में से कोई वैल्यू एंटर करनी है। अब इसको आप स्केलेबिलिटी के तौर पे ये भी कर सकते हैं, आप ये मेंशन ना करें, कुछ और भी मेंशन कर दे, जो भी इनका यूज़र है तो कोई और मेंशन करेगा तो इसका मतलब है फिर आपके रिजल्ट के अंदर बोनस जो है वो 0 ही आएगा। उसके बाद सैलरी इनपुट हो गई, देन एक्सपीरियंस उसको इनपुट करवा दिया और फिर बोनस टास्क को इनपुट आपने करवा दिया। तो 3 आपकी इनपुट्स हो गई। अब इसके बाद जो है वो चेकिंग होगी, मेन कंडीशंस चेक होंगी। इफ सैलरी इक्वल टू 10,000 एंड एक्सपीरियंस इक्वल टू 2 एंड बोनस टास्क इक्वल टू 5। अब ये अगर कंडीशन ट्रू होती हैं तो क्या होगा, बोनस 1500 होगा और प्रिंट एफ फिर बोनस जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमने लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि इफ के बाद तो आपकी जो स्टेटमेंट्स है उसको आपने एग्जीक्यूट करवाना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आपने जाना है, तो उसके लिए आप फिर ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इफ के बाद जो है वो ब्रैकेट्स यूज़ आपने करली ब्रैकेट्स को यूज़ किया है, मीन आपने बोनस इक्वल टू 1500 और प्रिंट एफ की जो कमांड है इन दोनों को आपने एग्जीक्यूट करवाना है, फिर वो नेक्स्ट एल्स इफ पे जाए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये लॉजिकल मिस्टेक हो सकती है आपकी और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि आपकी आउटपुट वो ना आए जो आप आउटपुट चाहते हैं। तो सिर्फ उसके बाद एल्स इफ के अंदर सैलरी 10,000 एंड एक्सपीरियंस इक्वल टू 3 ईयर्स एंड बोनस टास्क इक्वल टू 10, तो बोनस होगा 2500। और इसी तरह फिर आप जो है वो 25,000 सैलरी के लिए भी चेक कर सकते हैं, 75,000 सैलरी के लिए भी चेक कर सकते हैं और 1 लाख सैलरी के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो कंडीशंस आपकी सेम है। स्टूडेंट्स यहाँ पे चीज़ याद रखने वाली ये है कि आपने ये सोचना है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कैसे। अगर आप एक कंडीशन जो सही लिख लेते हैं तो बाकी कंडीशंस के अंदर सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी कंडीशंस ऑलमोस्ट एक ही तरह से लिखी जाती है जिस तरह आपने पहली कंडीशन लिखी है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती कि आप जो ये देखेंगे प्रोग्राम आपका बहुत लंबा जा रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब तक आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आप बड़े प्रोग्राम्स भी लिख सकते हो और इंशाल्लाह आप लिखते भी होंगे। तो इस प्रोग्राम को भी लिखना कोई इशू नहीं है, आप खुद से भी इसको लिख सकते हो। इसमें कुछ चेंज करके देखें, वैल्यूज को चेंज करके देखें, कंडीशंस को खुद से चेंज करें और फिर प्रॉब्लम खुद से बनाएं, उसका सोल्यूशन खुद से निकालें और फिर देखें कि आप उस सोल्यूशन सही निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे। अब स्टूडेंट्स इसका देख लेते हैं आउटपुट। सैलरी फॉर एग्जांपल 75,000 जो वो एंटर कर दी, एक्सपीरियंस हमने 4 एंटर कर दिया और बोनस टास्क जो है मैंने 7 एंटर कर दिए। तो स्टूडेंट्स बोनस जो है 3500 यहाँ पे मेंशन होगा। आप डिफरेंट वैल्यूज एंटर करके देखें और फिर देखें कि आपका रिजल्ट क्या आता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप जो है अपनी प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस कर सकते हैं। मैं अगेन ये रिकमेंड करूंगा जितनी प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हमने की हैं उनको पहले आप खुद से उसका सॉल्यूशन जो निकाल के देखिए, उसके बाद आप जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ बताया उसको देख के अपने सॉल्यूशन में अगर कोई गलती है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।